प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत 17 दिन से हम महाराज विक्रमादित्य की एक सुंदर सी कहानी सुन रहे हैं, जो कि राजकुमारी लीलावती को संबोधित करते हुए, जल कुंभ से वार्तालाप करते हुए 4 मित्रों की कहानी, जो कि शंखनगर के रहते हैं, सुना रहे हैं। चारों मित्र प्रतिदिन महाराज से मिलने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, महाराज से समुचित न्याय प्राप्त करने के लिए द्वार तक जाते हैं राज दरबार के, पर द्वारपाल उन्हें वहीं पर रोक देता है, आगे जाने नहीं देता है। एक दिन हिम्मत करके स्वर्णकार कहता है कि तुम्हारी कुछ दक्षिणा हो तो वो ले लो, पर हमें राजा से मिलने दो। ये सुनते ही द्वारपाल चिढ़ जाता है और गुस्से में आकर कहता है, आज तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर इसके बाद यदि तुमने घूस देने की बात कही तो तुम्हें दंडाधिकारी को बुलाकर कारावास में ठूंस दूंगा। चारों डर जाते हैं, विचार विमर्श करते कि अब क्या करें। हमारी समस्या तो जैसी की तैसी है, महाराज से मिलना इतना आसान नहीं है। कोई भी नगर के नागरिक भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। हम कैसे मिलेंगे? द्वारपाल प्रतिदिन हमें रोक देता है, जाने ही नहीं देता है। अब क्या करें? एक दिन उद्यान के अंदर चारों मित्र अनामिका को लेकर बैठे हुए थे, विचार विमर्श कर रहे थे कि क्या किया जाए। इसी बीच संयोग होता है, वहां का दंडाधिकारी, जो कि एकदम रुबाबदार चेहरा था, आता है उसी उद्यान के अंदर और इन चारों मित्रों को एक सुंदर स्त्री के साथ देखता है तो तरह तरह के विचार उसके मन मस्तिष्क के अंदर कौंधने लगते हैं। नजदीक आता है और पूछता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, और तुम्हारे साथ ये सुंदर स्त्री कौन है? इतने सारे सवाल एक साथ जब इन चारों मित्रों को वो दंडाधिकारी पूछता है तो ये समझ तो जाते हैं कि ये कोई राजपुरुष है, राज्याधिकारी है। हिम्मत करके ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं और ये मेरे तीनों मित्र, हम चारों शंखनगर के एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं। हम चारों व्यापार के लिए निकले थे। इसका नाम, काष्ठशिल्पी की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है कि रामदास है। स्वर्णकार की तरफ हाथ करके कहता है कि लालचंद है। अरे रहने दो, बाकी का परिचय मुझे मत दो। पहले ये बताओ, ये स्त्री कौन है, तुम्हारी क्या लगती है, इसके माता पिता कौन है, और ये एकाकी तुम चारों के साथ क्या कर रही है? अब घबराने की बात इन चारों की थी। चारों को पसीना सा आने लग गया, सोचने लगे अब क्या जवाब दे। आखिर हिम्मत करके वेद प्रकाश, जो कि ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा कि मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, हम लोग चारों, मैं वही कहानी आपको सुना रहा हूं कि इस तरह से व्यापार के लिए निकले थे शंखनगर से, पर रास्ते में जंगल आने की वजह से हमने बारी बारी से पहरा दिया और पूरी अथ से इति तक कहानी दंडाधिकारी को ब्राह्मण देवता ने सुना दी, किस तरह से नारी के रूप में परिवर्तित हो गए, जो कि आप सुन चुके हो। दंडाधिकारी बहुत हंसा और हंसते हंसते उसने कहा कि तुम भद्र पुरुष लगते हो, सज्जन पुरुष लगते हो, पर तुम्हें कहानी भी, झूठी कहानी भी तुम्हें बनानी नहीं आती है। अरे कौन इस कहानी के ऊपर विश्वास करेगा? ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। ब्राह्मण देवता फिर से कहते हैं,
पर इधर दंडाधिकारी, उनकी नजरें, उनकी सोच वैसी रहती है, वो हर एक को शक की निगाह से देखते हैं, दंड देने की निगाह से ही देखते हैं। उन्होंने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, कल सवेरे राज दरबार में तुम्हें हाजिर किया जाएगा, और हां, नगर छोड़ के कहीं जाना मत। राज दरबार के मुख्य द्वार के ऊपर कल सवेरे तुम पहुंच जाना, तुम्हें राजा के सामने पेश किया जाएगा। हम भी यही चाहते हैं, और आपको विश्वास नहीं हो तो आप द्वारपाल से जाकर पूछो, हम प्रतिदिन जा रहे हैं पर वो जाने ही नहीं देता है। कोई बात नहीं, कल सुबह तुम पहुंचो वहां पर। चारों मित्र अनामिका को लेकर दूसरे दिन राज दरबार के मुख्य द्वार के ऊपर पहुंचते हैं। दंडाधिकारी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि द्वारपाल, इन्हें अंदर जाने दो। महाराज के सामने जब उनको समुपस्थित किया जाता है और कहा जाता है कि महाराज, मुझे लगता है ये चारों कोई गुप्तचर होने चाहिए किसी देश के, किसी राज्य के, और ये हमारे राज्य में आकर, हमारे नगर में आकर प्रतिदिन रेखी कर रहे हैं। द्वारपाल भी कह रहा है कि प्रतिदिन आते हैं। वेद प्रकाश हाथ जोड़कर कहते कि नहीं महाराज, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम प्रतिष्ठित नागरिक हैं और शंखनगर के नागरिक हैं। आपने शंखनगर का नाम तो सुना ही होगा। और मैं ब्राह्मण हूं, यह काष्ठ शिल्पी है, यह स्वर्णकार है, यह वस्त्र शिल्पी है। हम व्यापार के लिए अपना शहर छोड़कर, अपना नगर छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर हम अपनी प्रतिभा को बाहर बताने के लिए वहां से निकले थे। पर रास्ते में जंगल आया तो जंगल के अंदर काष्ठ शिल्पी प्रथम प्रहर में जगकर प्रहरा देने लगा, तो उसने समय व्यतीत करने हेतु काष्ठ की एक प्रतिमा बनाई जो कि नारी के रूप में थी। सुंदर नारी प्रतिमा बनाई। वस्त्र शिल्पी ने दूसरे प्रहर के अंदर उसको वस्त्र पहनाए। तीसरे प्रहर में स्वर्णकार ने स्वर्णाभूषण बनाकर उसे स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित किया। और चौथे एवं अंतिम प्रहर में मैं ब्राह्मण, मैंने अपने मंत्र शक्तियों से इसके अंदर प्राणों का संचार किया। हम झूठ नहीं बोल रहे, यह हकीकत है और ये कोई कहानी नहीं है। राजा भी बहुत हंसने लगे और कहने लगे, कहां से इन बहरूपियों को पकड़ कर लाए हो? अच्छा मजाक कर लेते हैं, इनको इनाम दो और रवाना करो। वेद प्रकाश जो कि ब्राह्मण देवता रहते हैं, हाथ जोड़कर कहते कि महाराज, हम आपसे न्याय की भीख मांगने के लिए आए हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। ये कहानी नहीं है, हमारा झगड़ा है। काष्ठ शिल्पी कहता है कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है क्योंकि प्रतिमा की रचना मैंने की। वस्त्र शिल्पी कहता है कि इस नारी बिना वस्त्र के अधूरी है। वस्त्र मैंने पहनाए, इसको मैंने बनाए, इसकी लज्जा मैंने ढकी, तो ये मेरी पत्नी बन सकती है, उसके ऊपर मेरा अधिकार है। स्वर्णाभूषण वाला स्वर्णकार कहता है कि नारी आभूषण के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका रूप निखार कुछ भी नहीं है। आभूषण तो उसका खुद का अपना गहना होता है और प्रत्येक नारी आभूषण के बिना अधूरी है। तो वो उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर रहा है और मैं कहता हूं कि मैंने उसके अंदर प्राणों का संचार किया है, मैंने प्राण प्रतिष्ठा की है, उसको इस संसार के अंदर दुनिया दिखाने के लिए मैं कटिबद्ध हुआ हूं, तो ये मेरी पत्नी होनी चाहिए। हम चारों का पक्ष अपनी अपनी जगह सही है, पर हम दुविधा में हैं, हम निर्णय करने में असक्षम हैं। इसलिए हे राजन, हम आपके पास आए हैं ताकि आप समीचीनतया से हमें मार्गदर्शन करके किसकी पत्नी होनी चाहिए ये आप न्याय करो। क्या राजा न्याय कर पाएंगे? समस्या इतनी जटिल है कि किसके पक्ष में अनामिका को रखकर उसके साथ उसका विवाह संपन्न होना चाहिए, राजा किस बात का जवाब दे पाएंगे?
दोस्तों, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा, पर एक बात मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां प्रतिदिन, ये तो हमने बीच में ही, क्योंकि हमारे YouTube चैनल को 6 महीने पूरे होने के पश्चात हमने सोचा कि क्यों नहीं एक धारावाहिक शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अभी तो 1 साल होने में बहुत समय है, बहुत हमारे पास अत्यधिक कहानियां हैं, हजारों कहानियां हैं। प्रतिदिन एक मोटिवेशनल कहानी, एक उपदेशात्मक कहानी, एक प्रेरणास्पद कहानी आपको इस चैनल के ऊपर सुनने को मिल रही है और मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को आप लाइक एवं शेयर कर अपनों को फॉरवर्ड करते जाइए। क्या पता कौन सी कहानी से किसके मन के अंदर परिवर्तन आ जाए और अपने दिमागी घोड़े वो लोग दौड़ाने लग जाए, चिंतन के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।